नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज मामला उज्जैन से सामने आ रहा है। दरअसल बस्ती और उज्जैन के मामले को लेकर हम कानून व्यवस्था की कार्यशैली को लेकर जिक्र करेंगे। उज्जैन में 12 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदगी ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। मणिपुर और राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश के उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे देश को हिला कर रख देने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो सवाल पूछ रही हैं कि आखिर देश में बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी और हैवानियत क्यों। मध्य प्रदेश में मामा राज में उज्जैन में जो वारदात सामने आई है, उसने पूरे सिस्टम के साथ सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बेटियां असुरक्षित हैं और अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, और ये तस्वीर इस बताने के लिए काफी है। अपराधियों के मन में कानून का कोई खौफ नहीं है। सवाल है आखिर क्यों, डर क्यों नहीं है। सवाल है आखिर देश में राज्य भले ही अलग अलग हो, पर घटनाओं पर महिलाएं और बच्चियों के साथ रेप के होने वाली वारदातें एक जैसी हैं, जो लगातार सामने आ रही हैं। आखिर क्यों बेटियां दरिंदों के आगे बेबस हैं? आखिर क्यों बेटियां देश में महफूज नहीं हैं? आखिर बेटियों को एक सुरक्षित माहौल कब मिलेगा? ये सवाल है। यूपी से लेकर मणिपुर तक, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक खुलेआम घूम रहे हैवानों का फुल और फाइनल हिसाब कब होगा? के न्यूज ये सवाल आपसे पूछता है, और पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय साझा करेंगे। उज्जैन की ये तस्वीरें आपका दिल दहला देगी। उज्जैन की ये तस्वीरें आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि उज्जैन में कानून व्यवस्था का हाल कितना बदहाल है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई ये तस्वीरें लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि आखिर मामाराज में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ खौफनाक वारदात सामने आई है, जो ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश में मामाराज में बेटियां कितनी असुरक्षित हो चली हैं। उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। महाकाल थाना इलाके में बड़नगर रोड पर दांडी आश्रम के पास बच्ची सोमवार शाम घायल हालत में मिली थी। उसके कपड़े खून से सने थे। बच्ची आधे अधूरे कपड़ों में सोमवार खेड़ी सिंहस बाईपास की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक भटकती रही। इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खोजे हैं। वो पूरे 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। उसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटें हैं। उसने पुलिस को बताया कि उसकी मां के साथ भी गलत काम हुआ, लेकिन उसकी मां कहां है, उसे इस हाल में किसने पहुंचाया, इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पा रही है। ज्यादा खून बह जाने के चलते बच्ची को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहां उसे खून चढ़ाया गया। बच्ची अब खतरे से बाहर है। जानकारी मुताबिक डॉक्टरों ने रेप की पुष्टि की है। शुरुआती जांच में बच्ची शायद प्रयागराज की रहने वाली बताई जा रही है। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। बच्ची ठीक से ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही है कि घटना कहां हुई। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें एक ऑटो रिक्शा हाटकेश्वर मार्ग पर दिखाई दिया, जिसमें एक व्यक्ति भी पीड़ित के साथ दिख रहा है। फुटेज की मदद से पुलिस ने मंगलवार रात को ऑटो को खोज निकाला। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची सोमवार सुबह 5:52 पर तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी में हड़बड़ाती हुई पैदल जाती दिखी। इस दौरान कॉलोनी में एक बुजुर्ग ने उससे पूछा भी, तो उसने इतना ही बोला कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। इसके बाद वो रुकी नहीं, वह तेजी से आगे चलती चली गई। पुलिस मामले में संबंधित व्यक्ति तक भी पहुंची और बच्ची से हुई वारदात के बारे में पता किया, जिसके बाद सामने आया कि वह दरिंदगी का शिकार होने के बाद जान बचाकर निकली और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाएं तो जाए कहां। बस पैदल इस कॉलोनी से उस कॉलोनी चलती जा रही थी। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था, और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम एसआईटी गठित की गई है, और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। सर, फरियादिया के द्वारा क्योंकि बताया नहीं गया है, और अभी तक घटना की जब जानकारी मिली है और उससे पहले तक जो हुआ है उसको हम लोग बैक ट्रैक कर पा रहे हैं। तो घटना कहाँ हुई है, घटनास्थल क्या है,
उसकी जांच अभी विवेचना का विषय है, जिसका जल्दी खुलासा किया जाएगा। बच्ची के द्वारा वो कहाँ की है बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, और उसकी जो भाषा है उसके हिसाब से प्रयागराज के होने की संभावना है। उम्र कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर उसके बाद ही बता पाना ठीक रहेगा। जानकारी के मुताबिक लड़की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गांव की हो सकती है। उसकी बोली इस इलाके के एक समुदाय की बोली है। मध्य प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क कर परिवार का पता करने का प्रयास कर रही है। इस दौरान बाईपास पर निकलने वाले भारी वाहनों की डिटेल निकलवाई जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीति भी मामले पे गरमाई हुई है। ट्विटर एक्स पर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से ट्वीट कर रही हैं और सवाल पूछ रही हैं कि आखिर मामा राज में बेटियां असुरक्षित क्यों हैं। स्पेशल टेस्ट के न्यूज इंडिया। तो ये मामला महज मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। ये मामले और भी जगहों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि अपराध कितना चरम पर है। जालौन में 13 वर्षीय मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। यानी कि शहर शहर ये अपराध बेलगाम हो चले हैं और अपराधी बेलगाम हो चले हैं, और इसी वजह से लगातार ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। रायबरेली में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। तो अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराजगंज में बोरे में हाथ पैर बंधी लाश बरामद की गई। मेरठ में महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बिजनौर के शेरकोट में स्कूल जा रही युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। तो मामा राज में अपराध बेलगाम हो चला है। ये विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई। 12 साल की ये मासूम 8 किलोमीटर तक खून से लथपथ हालत में ये पैदल चली। और मामा राज में कानून व्यवस्था कहाँ है? आखिर क्यों अपराधी जो हैं वो बेलगाम है? ये सवाल जनहित में। दर्शकों की राय भी ऐसे मामलों को लेकर बेहद अहम हो जाती है। दर्शक अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि अपराध चरम पर है। हत्या, लूटपाट, चोरी और छेड़छाड़ और रेप की घटनाएं अब इतनी आम सी हो गई हैं, और मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये जो तस्वीर सामने आ रही है कि इस बच्ची से कोई ये पूछने वाला नहीं था कि आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। हालांकि वो खून से लथपथ 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। मां के साथ भी गलत काम हुआ। कौन थे ये लोग? कैसे हुआ? अपराध जो है वो इतना बेलगाम कैसे हो सकता है? ये कैसे समाज का निर्माण हो रहा है? ये सवाल भी यहां पर उठता है कि ये बच्ची खून से लथपथ जा रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, ऐसा शख्स ये पूछने वाला यहां पर नजर नहीं आया कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कौन है वो लोग जिसने इस अपराध को अंजाम दिया? इसी मामले को लेकर आज हम जनहित में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र कुमार हैं, संवाददाता बस्ती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बस्ती का भी जो मामला सामने आया, 3 बच्चों की मां के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। यह मामला भी काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसमें भी राजनीति चरम पर है। रफीक अहमद, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर बाद। अशोक श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रामकरण चौरसिया जी, सपा प्रदेश सचिव हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनील मालवीय, संवाददाता, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ ही संजय सोनी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बस्ती का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश का रुख करते हैं सुनील मालवीय का। सुनील मालवीय,
आखिर ये जो लड़की है 12 वर्षीय उम्र बताई जा रही है, 8 किलोमीटर तक का इसने लथपथ खून से लथपथ, हालांकि ब्लड की भी जरूरत आन पड़ी, ब्लड भी दिया गया इसे। इस पूरे मामले को लेकर जो प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक, आगे क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी देखिए, निश्चित तौर से ये जो घटना हुई है उज्जैन महाकाल की नगरी में जो घटना हुई है, बिल्कुल इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। क्योंकि एक जिस तरह से एक 12 साल की बच्ची, उसके साथ रेप होता है, वो खून से लथपथ अवस्था में वो 8 किलोमीटर पैदल चलती है और कोई उसकी पूछ नहीं करता कि कोई उससे पूछे। मतलब एक मानव जाति के अंतर्गत तो इंसानियत के अंदर, मतलब इंसानियत मर चुकी है कि वो बच्चे से पूछा कि किस हालत में बच्ची जा रही है, उसके साथ क्या हुआ। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना। और इस घटना को लेकर जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक ट्वीट कर बताया है कि जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, वो सरकार विहीन हो चुकी है। मध्य प्रदेश में लगातार रेप के जो आंकड़े हैं और जो छेड़छाड़ की घटना लगातार जारी है। और अगर बात किया है, अभी जो बच्ची है 12 साल की जो बच्ची है, इंदौर के एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उनको ब्लड की कमी हो गई थी, ब्लड की बोतल भी चढ़ाई गई। और अब डॉक्टरों के जो रिपोर्ट के अनुसार जो पुष्टि हुई है और रेप की पुष्टि हुई है और अभी बच्ची जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जो एक इंसानियत के नाते वो बच्ची सुनील, पैदल जाती है। यहाँ पर इस बच्ची ने अपनी माँ के साथ भी गलत काम होने का जिक्र किया है। क्या माँ के बारे में कुछ पता चल पाया? प्रशासनिक स्तर पर कोई जांच पड़ताल की जा रही है? स्थायी रूप से ये पता चल पाया कि ये प्रयागराज के किस गांव की रहने वाली है? जी बिल्कुल, 72 घंटे से पुलिस लगातार जांच कर रही है और कैमरे जो है खंगाले जा रहे हैं। उन कैमरों के मुताबिक जो सीसीटीवी कैमरे वो खंगाले जा रहे हैं। इसके बाद बातचीत की जा रही है, बच्चे से भी बातचीत करने की कोशिश की गई। बच्ची की जो लैंग्वेज है वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और ये प्रशासन को जो उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं, तो एक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था। और बच्ची की जो माँ है, माँ के बारे में और उसके घर का जो एड्रेस है उसकी पूछताछ जारी। और जो मध्य प्रदेश पुलिस लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के संपर्क में है। उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर जो बच्ची है उसके घर और परिवार का पता लगाया जा रहा है। जी चलिए, घर परिवार का पता लगाए जाने की कोशिश है, यानी कि औपचारिकता जो है वो प्रशासनिक स्तर पर जारी है। और अब क्या कुछ कहाँ की रहने वाली है इसका पता लगाने की एक कोशिश है प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। आपके पास वापस लौटेंगे, बस्ती का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं बस्ती से। शैलेंद्र, बस्ती की जो घटना सामने आई बेहद, हालांकि इसमें भी राजनीति चरम पर हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया, 3 बच्चों की मां के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे कि दोनों ही दंपतियों ने जहर खा के अपनी जान दे दी। इस मामले में अब क्या कुछ नया मोड़ निकलकर सामने आया है? जी आपको बता दें कि यह पूरा मामला रुधौली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 का है, जहां गांव के ही रहने वाले 2 व्यक्तियों द्वारा गांव की एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और महिला द्वारा दूसरे दिन ही थाने पे तहरीर दी गई। लेकिन जैसा कि बताया गया कि कोई कार्रवाई न होने से आहत होकर दोनों पति और पत्नी ने जहर खा लिया। और जहर खाने के बाद वो मरते वक्त अपना एक वीडियो ही बच्चे से बनवा के, और वो कहते हुए उस वीडियो में बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं कि इस वीडियो को केवल पुलिस को ही देना, जिससे कि हमको न्याय मिल सके। कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी घटना है। और 2 बच्चे जो उनके सर से माँ और बाप का साया उठ गया। अब इस दुनिया में उनका माँ बाप के सिवा और कोई नहीं था। बिल्कुल, इसमें देखा जाए इस मामले में भी एक लचर पैरवी प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिली है। जिस तरीके से इस मामले को लेकर, हालांकि ये मामला इतना तूल पकड़ गया, इतनी ज्यादा हलचल तेज हो गई, तो जाहिर सी बात है जब वीडियो सामने आया तो प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीरता बढ़ती गई है। लेकिन स्टार्टिंग कार्रवाई को लेकर जिक्र करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर बढ़ती गई। अब जो 3 बच्चे हैं, एक की उम्र 10 साल बताई जा रही है, एक की 8 साल और एक 2 वर्षीय मासूम है, जिसको अब मां का साया नसीब नहीं है। वो रो रही है, बिलख रही है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर जो जिम्मेदारी है, कहा जा रहा है कि अब शिक्षा, दीक्षा और रहने की उचित व्यवस्था की जाएगी, लेकिन क्या अब माँ बाप का साया इन्हें वापस मिल सकेगा?
अपराध पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अशोक श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले रामकरण चौरसिया जी का रुख करेंगे। रामकरण जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, अपराध जो है, अपराधी जो हैं वो बेलगाम हो चले हैं, क्या वजह भाप पा रहे हैं? आखिर क्यों इस तरीके से ये घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए मैम, ये घटनाएं इसलिए सबसे ज्यादा हो रही हैं क्योंकि पुलिस को बेलगाम छोड़ दिया। पुलिस अपना काम सही से कर ही नहीं रही है। पुलिस अगर अपना काम सही से करती तो ये दंपत्ति जिंदा होती। आप जैसा अभी आपके पत्रकार महोदय ने बताया है, वहां पहले वो दंपत्ति गए थे पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस तरह की अनेक सैकड़ों घटनाएं प्रदेश में हैं कि पुलिस समय पर कार्रवाई करती नहीं है। लोग पहुंचेंगे, एक न्याय का दरवाजा होता है पहला आम आदमी के लिए पुलिस के पास हम जाएं और पुलिस हमारी बात को नजरअंदाज कर दे या सुने नहीं या हमें भगा दे तो आदमी क्या करेगा? पहली नजर में घटना पुलिस की लापरवाही, और पुलिस इसलिए बेलगाम है क्योंकि योगी जी ने एकदम खुली छूट दे दी है पुलिस। पहली नजर में यही लगता है हमें। और इसी तरह से जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये सरकार आई थी और महिलाओं के सबसे ज्यादा उत्पीड़न इसी सरकार में हो रहा है और प्रशासन आंखें मूंदे हुए एकदम बैठी हुई है। जब हम जैसे समाजवादियों को वहाँ कैंडल मार्च निकालना पड़ता है और न्याय नहीं मिलता है, बाद में आप एक इमेजिन करिए, किसी के माँ बाप चले गए, आप उसके बाद उसके शिक्षा की वो ले लीजिए जिम्मेदारी, उससे क्या उसके माँ बाप आएंगे? 1.5 साल के 18 महीने की बच्ची है, आप इमेजिन करिए उससे दूध का कौन कर्ज उतार सकता है? जो दूध माँ के हाथ से, माँ के स्तन से दूसरी वो नहीं पाएगी। उस तरह का ये घटना सिर्फ सरासर सरकार की लापरवाही है और ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। बिल्कुल, अब ये माँ बाप का साया कैसे नसीब होगा? जिस तरीके से ये बस्ती की घटना सामने आई और ये जो घटना सामने आ रही है जहां पर 12 वर्षीय मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है और किस तरीके से खून से लथपथ वो 8 किलोमीटर का सफर भी तय करती है, लेकिन पूछने वाला कोई नजर नहीं आता है। वापस लौटते हैं, एक दर्शक है, उनकी राय साझा कर लेते हैं। मुरादाबाद से अनवर अली जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका अनवर अली जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। देखिए मैडम, जो वारदातें आजकल चल रही हैं तो सरकार के निकम्मेपन की मिसाल है और इसमें जब तक हम जो है कानून बनाकर इस पर सजाए मौत और इसमें सुनवाई जल्द से जल्द सुनवाई के लिए जो है नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं कर पाएगी, उचली अदालतें और निचली अदालतें नहीं देंगी, तब तक इससे कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। समाज में जो गंदगी जो है ये फैली हुई है, एक तो मोबाइलों के इस्तेमाल से, तो इससे जब तक आप जो है अश्लील साहित्य पे और अश्लील चीजों पर आप जब तक बैन नहीं लगाएंगी तो ये रुकने वाला नहीं है। और इससे कम से कम इससे इतनी सजा होनी चाहिए, सजा मौत से कम इससे सजा नहीं होनी चाहिए मेरी राय में। हर चीज के साइड इफेक्ट भी हैं और बेनिफिट भी हैं। अगर देखा जाए सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा तो इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसका किस तरीके से यूटिलाइज किया जाना चाहिए मुझे लगता है हर एक पढ़े लिखे तबके को ये पता होना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी उतना ही जिम्मेदार माना जा रहा है ऐसी आपराधिक घटनाओं को लेकर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, अशोक श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। क्या कहता है आपका सामाजिक दृष्टिकोण, नजरिया, जिस तरीके से ये अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और जो ये आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं और अब इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि इंसानियत बची ही नहीं है, क्या वजह है? बिल्कुल इंसानियत नहीं बची है और देश भर में महिलाओं के संग अत्याचार की घटनाएं बहुत ज्यादा संख्या में आ रही है, बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है। और इसके लिए किसी संस्था या सरकार को मेरे ख्याल से दोषी ठहराना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व भी सरकारें थी तो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही थी, अपहरण हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, और ये जो मौजूदा सरकार है इस काल में भी ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। अभी जो दर्शक जुड़े थे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसका पूरा ध्यान जुडिशरी पर ले जाना होगा और जब तक आपराधिक मामलों का निस्तारण टाइम बाउंड नहीं होगा तब तक अपराधों में कमी ला पाना बड़ा मुश्किल है। जहाँ तक महिलाओं से दुष्कर्म और अत्याचार के मामले हैं उसमें उत्तर प्रदेश के हालात को अगर हम लेते हैं तो इस समय बहुत खराब हालात हैं। बावजूद इसके पुलिस हर मामले
का निस्तारण कर रही है और समय रहते जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। लेकिन मामूली से मुकदमे इस लड़की के साथ या इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और सामने वाले ने ही किया, यह बात साबित करने में सालों लग जाते हैं। 5 साल से लेकर के 20 तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है। आपकी इस बात से सहमत नहीं है अशोक जी? कई जो इस तरीके के मामले सामने आते हैं इसमें जांच पड़ताल में इतना वक्त लगा दिया जाता है, त्वरित गिरफ्तारी नहीं होती है। हालांकि हमारे साथ पूर्व IPS सुधीर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। इन प्रशासनिक कार्यशैली में आखिर इतना बदलाव क्यों आया है ये जानेंगे और इस सवाल का जवाब भी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि जिस तरीके से हैवानियत बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे की वजह आप क्या देख पा रहे हैं? क्यों अंकुश नहीं लगता हुआ नजर आ रहा है? हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी मैम, सब चीज पर कंट्रोल हो सकता है। मेरे को बड़ा दुख होता है जब हमारे माननीय लोग झूठा प्रचार करते हैं प्रदेश में खाली वोट के लिए कि हमारी बेटियां सुरक्षित है, बेटियों के लिए ये कह रहे हैं। अभी तो देखिए हफ्ते भर से तो महिलाओं को आरक्षण की जगह, सुरक्षण की जगह क्या दिया जा रहा है? उनके नाम का इतना गुणगान गाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा 2014 में हमारे PM साहब ने दिया, लेकिन एक दिन भी, आज 2023 आ रही है, एक दिन पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि रियल में वो अपराध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कभी भी ये सुना नहीं होगा शायद, नहीं तो वो जरूर ध्यान देते, क्योंकि ये नारा उनके लिए सबसे बड़ा बुलंदी का नारा था। आप मेरी समझिए तो उनके पास ये, उनके कान में ये बात नहीं गई होगी, क्योंकि उनको पीछे की घटनाएं याद नहीं रहती है। मेरे को ये समझ में आ रहा है। आज भी वो गए थे, अभी MP में भी जाके उन्होंने बहुत बड़े भाषण दिए कि लाडली बहनों के लिए वो MP में क्या कर रहे हैं, और आज देखिए घटनाएं आ रही है। यूपी में बिल्कुल लाडली बहना योजना, लेकिन जब लाडली ही सुरक्षित नहीं है तो योजना किस काम की? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक मेरठ से जुड़े हुए हैं, उमेश जैन जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता है कि हमारे देश में या प्रदेश में कहीं भी नारी सुरक्षित नहीं है। नारी पर दिन पे दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, और जो हमारी सरकारें जो है वो भी मॉनिटरिंग नहीं करती हैं। इसकी वजह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराधियों से पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से उनके हौसले, बिल्कुल ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां पर दबंगई करते हैं और रफा दफा कर दिया जाता है मामला ले देकर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। इसलिए इस मसले को जनहित में उठाया है क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से विफल है, फेल है। हमारे साथ पूर्व IPS सुधीर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, रुख कर लेते हैं सुधीर जी का। सुधीर जी, आखिर क्या वजह आप देख पा रहे हैं? जो आपराधिक जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और अपराधियों पर अंकुश नहीं है। कानून व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है? सुरेंद्र जी, जो इसमें आज अपने मुद्दा उठाया है बहुत ही सामयिक है और आज समय की पुकार भी है। अपराध, अपराधी, समाज और प्रशासन, ये एक ऐसा ताना बाना बन गया है। हर इंसान ये कह रहा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन कहां से बना? इस समाज से। अपराधी कहां से आया? इस समाज से। अपराध कौन कर रहा है? हमारे समाज के लोग। बिल्कुल, उसके लिए किसी एक संस्था को दोष देना गलत है। दूसरी बात, अपराधी जो अपराध कर रहे हैं वो किसी जाति धर्म के नहीं है। हम अपने समाजवादी साथी से अनुरोध करते हैं, अगर जैसा उन्होंने कहा कि जिस पुलिस अधिकारी ने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलेगी। हमारे आश्वस्त करते हैं जिसने FIR पे काम नहीं किया उसके खिलाफ एक्शन होगा। हमारे DGP एक्शन जरूर लेंगे और सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन उसके साथ में अगर वो ये कहते हैं कि जिन्होंने बलात्कार किया है उसको समाज के लोग भी सजा दे, समाज उसका बहिष्कार करे, समाज को एक ऐसा आईना पेश करे कि अपराधी समाज कैसे करेगा? सर सुधीर जी, अगर आपने ये मामला देखा मध्य प्रदेश से जो उज्जैन से सामने आ रहा है, 8 किलोमीटर खून से लथपथ वो 12 वर्षीय मासूम जा रही है, लेकिन कोई समाज में ये पूछने वाला नहीं है कि क्या हुआ आपके साथ। पहल कौन करेगा? समाज से आगे आकर कौन पहल करेगा? समाज कितना निष्ठुर हो गया है। वो भी किसी की बेटी है जिसका हुआ, हम सब बेटे वाले हैं। अपराध किसी ने तो किया है।
बिल्कुल। 8 किलोमीटर तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जागरूक हुआ कि जो 112 को फोन करता पुलिस में, एमपी में। पुलिस को जब पता लगा, पुलिस एक्शन में आई, कार्रवाई हो रही है, होगी, लेकिन जिसने जिन्होंने अपराध को देखा, सुनील जी आप मानिए वो भी दोषी हैं। बिल्कुल, समाज भी दोषी है ऐसी घटनाओं के लिए। बिल्कुल, अपराध में सहयोग देना भी अपराध है, क्योंकि खाली अपराध हो जाने के बाद हम रोते हैं। अपराध जब हो रहा है उस समय हमको जागना जरूरी है। हर जगह मैम पुलिस नहीं पहुंच सकती, लिख लीजिए, चाहे कितनी पुलिस हो जाए, समाज की जनसंख्या से ज्यादा पुलिस नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन जो है, जो नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अपराध में नियंत्रण इसलिए नहीं है, ये भी दलील सामने आती है कि इतने प्रशासनिक पुलिसकर्मी नहीं है जो अपराध पर प्रति व्यक्ति अगर अपराध होता है तो उसे अंकुश कर सके। लेकिन यहां पर अगर अपराध हो रहा है तो जहां पर त्वरित कार्रवाई बनती है, फॉर एग्जाम्पल 354 की धारा लगा दी गई तो हिरासत में लिया जाना चाहिए, लेकिन न जाने कितने ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि हिरासत में नहीं लिया जाता। ऐसी ऐसी धाराएं जिनमें गिरफ्तारी त्वरित है लेकिन बावजूद इसके गिरफ्तारी नहीं की जाती है। सुन लीजिए, सब दर्शक भी जान लें, सिर्फ एफआईआर होने से व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता, वरना जब सरकारें बदलती हैं, एक सरकार वाले दूसरी सरकारों पर सारी एफआईआर करते सब जेल चले जाएंगे। दूसरी सरकार आज बीजेपी की है, मुझे लगता है अधिकतर लोगों को पता है। सुन लीजिए, एफआईआर होने के बाद विवेचना जरूरी है, विवेचना त्वरित हो। हम भी आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 376 तक की बढ़ती एफआईआर हो रही है। इंसान को न्याय मिलना है जी। समाज में इतनी विकृति आ गई है कि हम स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के स्वार्थ के लिए सारे संबंधों को तार कर रहे हैं। समाज को जागने की जरूरत है। हमारे समाज से कार्यकर्ता जो अशोक जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक समाज नहीं जागरूक होगा, हम समाज से कोई भी अपराध को कम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, प्रशासनिक जिम्मेदारी, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। समाज की भी एक बहुत बड़ी भागीदारी होनी चाहिए, जो आज ये दिखाता है। इस तस्वीर को देखने के बाद ये समझ आता है कि वाकई, और न जाने पिछली ऐसी कितनी घटनाएं, साक्षी का जो मामला सामने आया था उसमें उसका कत्ल होता रहा, किस तरीके से राहगीर गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि कोई उसे रोकने की कोशिश करता। एक दर्शक है, उनकी राय साझा कर लेते हैं। हमारे साथ प्रकाश जी पानीपत से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका प्रकाश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैडम जी, मैं ये कहना चाहता था कि भाई जैसे लड़की घूमती रही तो फिर ये किसी ने मदद नहीं की, जो भी है उनको भी कुछ सजा होनी चाहिए या उनके ऊपर कोई जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। हाँ जी, शुक्रिया। लेकिन प्रकाश जी, कानून अगर इस चीज़ के लिए भी बन जाएगा कि अगर सामाजिक किसी व्यक्ति ने सहायता नहीं की या उसकी हेल्प नहीं की, इसके लिए कानून बनाया जाए या फिर इसके तहत कार्रवाई की जाए, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। कि सामाजिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि अगर समाज में इस तरीके के अपराध पनप रहे हैं तो इन्हें बढ़ावा देने वाला कौन है। प्रशासनिक कार्रवाई भी है, उतनी ही जिम्मेदारी है कि किस तरीके से अपराध पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, लेकिन एक सामाजिक भी बड़ी जिम्मेदारी है। समाज में रह रहे हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हम ऐसी घटनाओं को रोक सकें या जान सके। जिस तरीके से ये मासूम किस तरीके से रोती बिलखती तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी शख्स के अंदर ये इंसानियत नजर नहीं आई कि कोई इस मासूम से पूछता कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन लोग थे, या प्रशासनिक अमले को खबर दी होती। ये हमारा समाज है और आज कैसे समाज का निर्माण हो रहा है, और ये बेहद दुखद है कि इस तरीके की घटनाओं में इस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार अपराध चरम पर है। आपके पास वापस लौटते हैं। आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, रामकरण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा कहना था शर्मा जी से, शर्मा जी कह रहे हैं समाज की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है उसने ही इस जिम्मेदारी को, बस्ती की घटना को टालने के लिए, तो यहाँ तो पुलिस की सरासर गलती है। अगर वो पहले दिन ही कार्रवाई किए होते तो संपत्ति जान नहीं गई होती। तो समाज के साथ साथ जिसका दायित्व है वो अपनी जिम्मेदारियों से अगर भाग रहा है, समाज में तो ये देख रहे हैं आप
जो घटना दिखाई मध्य प्रदेश की, इस तरह से समाज के लोग एकदम, ये इतना कुत्सित घटना होने के बाद कोई, क्या हम लोगों की बेटियां नहीं है? ये मैं सहमत हूँ, हम सब की बेटियां हैं, लेकिन हम सब की बेटी होने के बाद कानून व्यवस्था लचर है, इस बात को मानते हैं सुधीर जी? बिल्कुल। जिस व्यक्ति ने सूचना मिलने के बाद कार्रवाई नहीं की, वो व्यक्ति दोषी है, उसको सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। सर अभी तक तो नहीं मिली ना। लेकिन सुधीर जी, एक सवाल है यहाँ पर, कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही उजागर होती है, इसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है और इसके बाद फिर से बहाल कर दिया जाता है। तो इस तरीके की कार्रवाई से क्या आपको लगता है सुधार होगा? सुधीर जी, इस तरीके की कार्रवाई से क्या आपको लगता है सुधार होगा? सुधीर जी तक आवाज नहीं जा रही है, मुझे लगता है। ठीक है, वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता बस्ती से जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश से भी सुनील मालवीय जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। सुनील मालवीय, देखा जाए इसमें अगर प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई है वो अभी तक कहां तक पहुंची है? क्या कुछ सुराग लग पाया कि कहां की रहने वाली है ये मासूम? कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो पुलिस की अभी तक जो प्रारंभिक जांच हुई और जांच चल रही है, उस जांच में अभी तक जो सामने आया है कि बच्ची जो है, और बच्ची उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बताई गई है, लेकिन जो बच्ची का जो एड्रेस है, जो गांव का एड्रेस है, वो अभी तक मिल नहीं पाया है। पुलिस ने एक एसआईटी टीम का गठित किया है, वो एसआईटी की टीम लगातार काम कर रही है और लगातार जांच कर रही है कि क्या बच्ची कहाँ की रहने वाली है और बच्ची कहाँ से आई थी। तो ये जो चीज है, उसका जो कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, उस जिले में कौन सा गाँव, इसकी जाँच अभी तक चल रही है और जाँच निश्चित जो कैमरे हैं। बिल्कुल सुनील, क्या अब ये मासूम इस स्थिति में है कि ये कुछ अपने बारे में बता सके, या उससे अभी तक कुछ ऐसा प्रशासनिक स्तर पर पूछताछ की गई होगी, पूछने की कोशिश की जा रही होगी? क्या कुछ बताने में सामर्थ्य इतना जुटा पा रही है ये बच्ची? जी बिल्कुल, देखिए बच्ची अभी लगातार स्वस्थ है और खतरे से बाहर है। बच्ची की जो लैंग्वेज है वो पुलिस प्रशासन को समझ में नहीं आ रही। इसके लिए एक एक्सपर्ट महिला को बुलाया गया है। उन महिला के द्वारा उस बच्ची से बात करने की कोशिश की जा रही है। बच्ची से बात लगातार जारी है और बच्ची से पूछताछ भी की जा रही है कि कहाँ से आई थी, आपके साथ क्या हुआ। तो बच्ची ने एक व्यक्ति का नाम बोला है। उस बच्ची ने बताया कि चावल नाम का जो व्यक्ति था वो भी एक आरोपी, चावल नाम का व्यक्ति भी साथ, और जब बच्ची चल रही थी पैदल तो वो साथ ही साथ चल रहा था, पीछा कर रहा था। मैं लगातार दौड़ रही थी, आगे पीछे कोई नहीं था, कोई भी लोग मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। मैं खून से लथपथ हुई थी, वो चलती रही। मेरे साथ मेरी माँ भी है, मेरी माँ के साथ भी ये घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं जो बच्ची जो प्रारंभिक जांच है पुलिस की, ये सारी चीजें सामने आई और लगातार गंभीरता से पुलिस जांच कर रही है। जी बिल्कुल सुनील, इस मामले को लेकर देखा जाए, कहा जाता है मामा राज है मध्य प्रदेश में, बुलडोजर मामा के नाम से कहा जाता है और कानून व्यवस्था को लेकर कहा जाता है कि इकबाल बुलंद है, कानून व्यवस्था व्यवस्थित है। तो ये अव्यवस्थित कानून व्यवस्था की तस्वीर सामने आ रही है और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जहां पर मामा शब्द का इस्तेमाल होता है वहां पर कहते हैं 100 ब्राह्मण के समान एक भांजी होती है। तो ये बच्ची, ये मामा, ये आपकी भांजी है और किस तरीके से कानून व्यवस्था है आपकी, देख लीजिए, उसकी ये बानगी नजर आ रही है। ये सवाल वहां के सीएम, जो सीएम ये कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर कि यहां पर कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, ये सुदृढ़ कानून व्यवस्था की तस्वीर सामने आ रही है। देखिए जरा, ये कानून व्यवस्था है। एक दर्शक है, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कीजिए। मुझसे तो खैर देखा नहीं जा रहा है, तो मैंने मुंह घुमा लिया। काफी देर तक मैं 15 मिनट आंख बंद करके लेटा रहा जी। मैं देश के सामने इतना ही कहना चाहूंगा, रंगे सियारों में शेरों की तलाश बंद कर दो, भूखे दौलत के भेड़िए इनमें मददगारों की तलाश बंद कर दो। ये झूठे आश्वासन, ये झूठी बातें, ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला 24 घंटे अगर करता है तो इस देश में कानून व्यवस्था की बातें बंद कर दो। शर्म आ गई आज मुझको इस देश पर, इस देश में मासूमियत की ये दता करवाई है। सीधी जिम्मेदारी मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तय करता हूँ। अगर शर्म हो जरा भी, इस्तीफा दे दे मोदी अपनी कुर्सी से, वही तो 24 घंटे
पीछे लगा रहता है, जनता की ये दशा करवा रहे हैं इस देश के अंदर। ठीक है गिरीश जी, आपकी जो ये नाराजगी और जिस तरीके से आप संवेदना एक व्यक्त कर रहे हैं और नाराजगी इस बात को लेकर कि कानून व्यवस्था किस तरीके से है, अपराधियों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, हम इत्तेफाक रखते हैं इस आपकी मनोदशा से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। वाकई आज अपराध चरम पर है। जो ये कहा जाता है, जिन कागजी आंकड़ों का जिक्र कर दिया जाता है, जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया जाता है और सुदृढ़ कानून व्यवस्था का जिक्र किया जाता है सत्ताधारियों की तरफ से, यह सुदृढ़ कानून व्यवस्था की तस्वीर सामने आ रही है, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ लगातार सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, सुरेश अवस्थी कानपुर से। स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जिस प्रांत में जो ये घटनाएं होती हैं, वहाँ के सीएम, वहाँ का प्रशासन बिल्कुल मौन बन जाता है क्या? किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, उसके साथ हैवानियत बरती जाती है। ऐसे में तो प्रशासन को बिल्कुल सतर्क होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। हर घटनाएं घटती हैं, वो कहती जांच हो रही है, ये कोई जांच का विषय नहीं है, उसमें कार्रवाई करने का विषय होता है। बिल्कुल, ऐसी घटनाएं जांच पड़ताल में इतना लंबा वक्त लगा दिया जाता है कि एक पीड़ित को न्याय की उम्मीद ही नहीं बचती। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। ये बेहद शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है और चुनौती दे रही है कानून व्यवस्था को कि ये कैसी आपकी प्रशासनिक रवैया है, या ये कहा जाए कि आप पूरी तरीके से जो सिस्टम है वो फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अपराधी जो हैं वो बेखौफ हैं, उनका इकबाल बुलंद है और जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से इन अपराधों को एक तरीके से बढ़ावा देने का काम कर रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से अंकुश लग पाना असंभव सा अब लगने लगा है, जिस तरीके से ये मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रुख कर लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी का रुख करते हैं। अशोक जी, सुधीर जी ने एक अहम बात का यहाँ पर जिक्र किया कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। जो ये मामले सामने आ रहे हैं, समाज भी उतना ही दोषी है और समाज भी उतना ही दोषी है। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? इतने तेजी के साथ इतना बदलाव और इंसानियत मरती जा रही है, ऐसा क्यों? जी, इंसानियत मरती जा रही है और बार बार समाज की जो बात आ रही है मैम, जो बोया जाएगा वही काटने को वापस मिलता है। अब आप चले जाइए स्कूलों कॉलेजों में, छात्र छात्राओं से आजकल नई पीढ़ी से एक सवाल कर लीजिए कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं नौकरी के लिए। तो नौकरी के लिए लोग IPS, IAS, जूनियर इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए लोग पढ़ रहे हैं। किसी इस तरह की बच्ची की मदद के लिए या किसी की जान बचाने के लिए, किसी की इज्जत बचाने के लिए वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रह गई। सिलेबस में जो कुछ था उसे भी हटा दिया गया और टीचरिंग के अंदर भी अब मोटिवेशनल स्पीच देने की कोई बात नहीं रही क्लासेस में। वो केवल कोर्स पूरा करते हैं, 35-40 मिनट के पीरियड खत्म करते हैं और टाइम के अंदर अपना कोर्स खत्म करके अपनी जिम्मेदारी हटा लेते हैं। बेटा IAS हो जाता है, IPS होता है, माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, फूल मालाओं से उसका गाँव में स्वागत होता है। लेकिन उसके ऊपर कभी भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं डाली जाती कि बेटा पढ़ लिख करके तुमको समाज के निर्माण में भी योगदान देना है। अपना देश, अपना परिवार और अपना समाज कैसा होना चाहिए, आजकल युवाओं की ये सोच नहीं रह गई है। कैसे पढ़ करके फिजिक्स में हम अच्छे नंबर लाएंगे, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाएंगे, IPS कैसे हो जाएंगे, IAS कैसे हो जाएंगे, हमारे अकाउंट में भारी भरकम बैलेंस कैसे आएगा, 4 पहिया गाड़ियां कैसे आएंगी, बड़े बड़े मकान कैसे होंगे। ये लोगों की सफलता का और अच्छे आदमियों का ये मापक हो गया है, ये मेजरमेंट हो गया है लोगों का। इस तरीके से लोगों की व्यवस्था नापी जा रही है, तो नैतिकता गायब होनी स्वाभाविक है। ऐसे में ये अपराध जो बढ़ रहे हैं, कोई भी आगे आकर के खुद जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, और जो लेना चाहता है या लेता है। ठीक है, हमारे साथ विवेक जी भी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर जो सामाजिक ताने बाने का जिक्र किया जा रहा है, इतनी तेजी के साथ हम बदलाव देख पा रहे हैं, वजह कुछ भी हो, आर्थिकी स्थिति में बेहतरी के लिए हो या फिर कोई भी वजह जो आप भाप पा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्राइम पहले नहीं होता था, क्राइम पहले भी होता था, लेकिन अभी कुछ अरसे से देखा जा रहा है पिछले कई सालों में कि क्राइम की जो एक रेखा है वो पूरी तरीके से पार हो चुकी है। मतलब कानून व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप और क्या वजह मानते हैं?
विवेक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी आवाज मिल रही है जी जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है वो सरकार ही जिम्मेदार है। आप बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर, बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जब पार्टी में रहेंगे, उस पार्टी की सरकार रहेगी, तो इस देश में और प्रदेश में अपराध की संख्या बढ़ेगी। आप बताइए, अभी तक बृजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं भेजा गया। कुलदीप सिंह सेंगर की घटना देख लीजिए, बस्ती में अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी। वो जात की यादव बच्ची थी, वो दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति चंदन सिंह नाम का व्यक्ति था, उसके ऊपर अभी तक बुलडोजर नहीं चला। सवाल यह है, उसी उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक सो रही है। और मैं आपको बता दूं, आज सुबह की बात है, मैं न्यूज में देख रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंबेडकर नगर के एसपी को फटकार लगाई है। अब आप सोच सकते हैं कि इस प्रदेश का मुखिया जो है वो एसपी को फटकार लगा रहा है कि आप 4 दिन हो गया, मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किए, कार्रवाई क्यों नहीं किए। अंबेडकर नगर में बच्ची का दुपट्टा खींचा गया और अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, अपराधी को पकड़ा नहीं गया। तो इस देश में जो मौजूदा सरकार है वो अपराधियों की सरकार है और आपराधिक लोग ही एमएलए और एमपी बन रहे हैं। सुधीर जी, कैसे चलेगा भाई? जब राजनीतिक दबाव में प्रशासनिक अमला काम करेगा तो कानून व्यवस्था कहां से सुदृढ़ होगी? कैसे अपराधियों पर अंकुश लगेगा? सुनील जी, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने एसपी की फटकार लगाई। कानून व्यवस्था की माननीय मुख्यमंत्री जी की को चलाना है, अच्छे कार्य के लिए खराब कार्य के दंड देना अधिकारियों को उनके कर्तव्य में आता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो माननीय मुख्यमंत्री जी को माना जाएगा कि अपनी कर्तव्य परिणता का परिचय नहीं दे रहे। और सुधीर जी, फटकार तो कई बार लगाई जा चुकी है, लेकिन अधिकारी इतने बेशरम क्यों बनते जा रहे हैं कि बार बार फटकार लगाई जाती है, इसके बावजूद भी सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? या फिर कई मामले ऐसे सामने आते हैं जिसमें राजनीतिक नेता का अगर बीजेपी का कोई शख्स उससे जुड़ा हुआ पाया गया, बीजेपी का नाम शुमार है, तो वहां पर लचर पैरवी हो जाती है। ऐसा क्यों? कानून तो सभी के लिए बराबर है। चंदन सिंह नाम का व्यक्ति जो है वो बीजेपी का कार्यकर्ता था बस्ती में। सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए। नेता लोग अपराध को राजनीतिक चश्मा लगा के देखते रहेंगे, अपराधी इस तरह होते रहेंगे। राजनेता हमारे राजनीति कर रहे हैं अपराध को लेकर, चाहे हम पक्ष की बात करें या विपक्ष की। विपक्ष भी कैंडल मार्च निकालना शुरू कर देता है, प्रदर्शन करना शुरू कर देता है किसी भी अपराध के मामले को लेकर। तो क्या यही हल है? क्या आप प्रदर्शन करने से अपराध को रोक लेंगे? आते हैं, आपका रुख करते हैं। सुधीर जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए आप। सुन लीजिए पूरी बात मैडम। जब तक जो अपराधी है वो जेल जाएगा, चाहे सुरेश कारमांडी हो, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे सुब्रत राय हो, चाहे बृजभूषण शरण सिंह का बताइए। बृजभूषण शरण सिंह का, जी हाँ, इंतजार कीजिए। कानून में क्या चल रहा है? आप जो केस आप पढ़े लिखे हो कैसी बात कर रहे हैं? विवेक जी, देखिए, बृजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर बहुत बहस कर चुके हैं विवेक जी। सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह ही इकलौते ऐसे नहीं हैं जिन पे पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं समाज में जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, पॉक्सो एक्ट भी लग जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं की गई। ये भेदभाव क्यों निकलकर सामने आ रहा है? ये सवाल न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। पार्शियलिटी क्यों? सुधीर जी, पॉक्सो एक्ट लगा था, जांच में हटा दिया गया, लड़की बालिग निकली। वही तो कह रहे हैं मैम, कानून पढ़िए, जानिए, सबसे अनुरोध है कि पता है नहीं हो जाता, सारा कुछ पता है सुधीर जी। और मुझे लगता है चाहे वो कोई हो, कलवानी जेल गए कि नहीं गए कांग्रेस के राज में, कोई रोक पाया? लालू कांग्रेस में जेल गए, कोई रोक पाया? ठीक है सुधीर जी, लेकिन राजनीति अगर किसी राजनेता से जुड़ा हुआ मामला है, बृजभूषण शरण सिंह के मामले का खैर हम जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम जो ये मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन वो भी मामला इसलिए सामने आ गया क्योंकि वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत था। वो बात अलग है कि ये एक्ट हट जाने के बाद मामला हल्का हो गया और कार्रवाई उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन बचाने की कोशिश की गई और ये आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। आज भी बचाव की एक कोशिश की जा रही है क्योंकि उनका जो राजनीतिक एक दबदबा है, चाहे उसका मान लीजिए, चाहे नहीं सुधीर जी, हम कानून व्यवस्था को लेकर सवाल कर रहे हैं।
कानून व्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया में अब बदलाव इतना क्यों? अगर राजनेता से जुड़ गया तो कानून के मायने बदल गए। हम ये सवाल आपसे कर रहे हैं और इसका जवाब आपसे चाहते हैं। सोनी जी, मैं बता दूं आपको, जी आते हैं रामशरण जी, आते हैं। सोनी जी, आपको बता दूं, जब तक प्रदेश के मुखिया का हनक नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार का हनक नहीं होगा, किसी भी सरकार का हनक नहीं होगा, तब तक अपराध कम नहीं होंगे। अब आप बताइए, पुलिस चौकी से 300 मीटर के अंदर, 50 मीटर के अंदर अपराध हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चूक घटना है। बस्ती में रौता चौराहे की पुलिस चौकी से 50 मीटर के अंदर एक महिला को चाकू मार दिया जाता है, घर को लूट लिया जाता है और पुलिस सो रही होती है। अपराधी बेलगाम हैं और जो अंकुश है वो नहीं लग पा रहा है, क्योंकि कितनी ढीली कार्यशैली है प्रशासनिक अमले की, और इसीलिए बार बार कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग करनी पड़ जाती है सीएम योगी आदित्यनाथ को। रामकरण जी, आपका रुख करेंगे। जी, मैं अपनी बात विवेक जी से के साथ जोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि जब कोई भी बुलडोजर चलता है योगी जी का, तो वो विपक्ष पे तुरंत चलता है, और अगर सत्ता दल के साथ कोई भी घटना होती है तो वो बुलडोजर चलने में इतना लेट हो जाता है, कानूनी प्रक्रिया काम इतना रेंगता हुआ करता है कि उससे अपराधी का मनोबल बढ़ जाता है, क्योंकि अपराधी ये सोचता है कि अगर मैं बीजेपी से हूं तो मेरा कुछ नहीं होगा, इसलिए ये अपराध बढ़ रहा है। मेरा सीधा सीधा कहना है कि अपराध का जब दो पैमाना होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष का, तो कहीं भी आप देखेंगे तो कभी अपराध कम नहीं होगा। चाहे वो महिलाओं के नाम पर, महिला सशक्तिकरण के नाम पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, और महिला सशक्तिकरण का अभी जैसे बृजभूषण जी की बात चली है, बृजभूषण जी के मामले को कितना लेट तक लटकाया गया, और वहां जो महिला पहलवान हमारे देश की जो मेडल जीतती हैं, उनके साथ कितना बदसलूकी के साथ व्यवहार करके घसीटते हुए ले जाया गया। ये क्या महिला सशक्तिकरण है? इसे आप ठीक है, बिल्कुल। महिला अपराध, महिला सशक्तिकरण का जिक्र, महिला विधेयक ला देने से या आरक्षण बिल ला देने से क्या इस तरीके की स्थितियों में सुधार आ जाएगा? तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेकर एक तरफ तो हम महिला की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, दूसरी तरफ महिला कितनी असुरक्षित है जिसको लेकर हर रोज चर्चा करनी पड़ जाती है, और सवाल उठाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि आखिर क्यों ये अपराध चरम पर है, और जहां पर जिस देश में अपराध को कैटेगराइज किया जाएगा वहां पर कैसे काम होगा और कैसे अपराध पर अंकुश लगेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। सुनील मालवीय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन कानून व्यवस्था कितना लचर है, रवैया कितना लचर है, और अपराध को जब कैटेगराइज कर दिया जाएगा कि अगर सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है तो आपकी लचर पैरवी कार्यशैली को लेकर, और अगर सामान्य है तो आप उसी को, अगर विपक्ष से जुड़ा हुआ है तो यहां पर अपराध है, और अपराध के बिहाफ पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं होती, और यही वजह है कि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।